हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स 2022 जिसका एग्ज़ाम 12 जून 2022 को निर्धारित किया गया है, उसी के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने दृष्टि आईएएस का जो टेस्ट सीरीज़ है वह 2 टेस्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें पहला टेस्ट जो रहा है वो फुल लेंथ टेस्ट रहा है और दूसरा टेस्ट जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन प्लस सितंबर के करंट अफेयर्स को कवर किया गया। और आज की इस वीडियो में टेस्ट नंबर 3 को कवर किया जाएगा, जो कि भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्लस अक्टूबर के करंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यह टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 को यदि आपने कवर नहीं किया है दोस्त, चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के कवर कर सकेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, @UPPCS किंगडम, UPPCS किंगडम। इस सीरीज़ का शेड्यूल आपको इस पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और साथ ही मोर अपडेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, @UPPCS किंगडम को। कुछ और महत्वपूर्ण वहाँ पर PDF आपको दी जाती है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम 12 जून को एग्ज़ाम है, उसके लिए महत्वपूर्ण जो है वो करंट अफेयर्स के पॉइंट होंगे। तो दोस्तों टेस्ट नंबर 3 को देखते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जितने लाइक शेयर और कमेंट करते हैं उतनी ही जल्दी आपको टेस्ट नेक्स्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम न लेते हुए आइए हम लोग टेस्ट नंबर 3 को कवर करते हैं। पहला प्रश्न है करंट अफेयर्स का कि हाल ही में डिजी सक्षम कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो याद रखिएगा दोस्तों, डिजी सक्षम कार्यक्रम को श्रम रोजगार मंत्रालय प्लस माइक्रोसॉफ्ट इंडिया संयुक्त रूप से युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट इज डिजी सक्षम कार्यक्रम को लॉन्च किया है। यह डिजी सक्षम जो कार्यक्रम है ये ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं को सहायता देने के लिए चल रहे कार्यक्रमों का विस्तार है। इस पहल के तहत पहले वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल के साथ साथ उन्नत कंप्यूटिंग सहित डिजिटल कौशल में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही इस कार्यक्रम में वंचित समुदायों से संबंधित अर्ध शहरी क्षेत्रों के नौकरी चाहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी गंवाने वाले लोग भी शामिल हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में SC और ST के लिए जो है एक MCC है ना, MCC दैट इज मॉडल करियर सेंटर और राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र दैट इज NCSC में प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस उद्देश्य से साइक्रेड पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक ऑनलाइन रोजगार विनिमय मंच के रूप में। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए साइक्रेड का फुल फॉर्म क्या है। तो सीनियर, यस से होगा सीनियर, ए से एबल है, सी से हो जाएगा सिटीजन्स, फॉर RE है तो री एम्प्लॉयमेंट, इन डी से डिग्निटी। साथ ही मालूम होना चाहिए ये पोर्टल जो है किस मंत्रालय के तहत जो है ये जारी किया गया है। तो मंत्रालय होगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, दैट इज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से सीनियर सिटीजन यानी जिनकी जो उम्र है, जिन सिटीजन की 60 वर्ष से अधिक जिनकी उम्र है, यानी सीनियर जो सिटीजन है, जो नागरिक हैं, इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं, जिससे कि वो नौकरी और काम के अवसर को जो है पा सकते हैं। तो याद रखिएगा सीनियर सिटीजन के साथ साथ इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले हैं, दैट इज स्वयं सहायता समूह हो गए, है ना, कुछ नियोक्ताएं हैं,
नियोक्ताओं का मतलब होता है एम्प्लॉयर, ठीक है। तो एम्प्लॉयर हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले हो गए, साथ ही जो कुछ स्किल्ड वरिष्ठ नागरिक हैं या कुछ अन्य एजेंसियां हैं, तो उनकी भी ज़रूरतों को क्या है, यह पोर्टल जो है वो पूरा करेगा। तो इन बातों को ध्यान रखना, क्योंकि स्टेटमेंट बना के एग्जामिनर पूछ सकता है। साथ ही साथ मालूम होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस है, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, है ना, जो सीनियर सिटीजन डे है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, वो कब मनाया जाता है? तो हर साल जो है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूरा पाषाण स्थल दे रखे हैं और किस स्थान से संबंधित इनकी लोकेशन आपको यहाँ पर बताना है कौन सा गलत है। पहला दिया है भीमबेटका, जो कि अपने शैलचित्र गुफाओं के लिए जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है। तो पहला तो सही है। दूसरा है आदमगढ़ हिल्स, जो आदमगढ़ पहाड़ी है, ये नर्मदा घाटी में है, यह भी सही है। पोटवार पठार दक्षिणी भारत बताया जा रहा है, जो कि यह गलत है, क्योंकि पोटवार पठार प्लस जो आपका सोन घाटी है, ये सभी के सभी जो है इनका जो लोकेशन है वह उत्तर पश्चिम भारत में है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा कि गलत सुमेलित है। बाकी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, यह भी सही है। पूरा पाषाण काल के बारे में थोड़ा यहाँ पर जानना जरूरी है। पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक जो पीरियड है, ये जो स्थल है आमतौर पर जल स्रोतों के पास पाए गए हैं। पूरा पाषाण काल के लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई शैलाश्रय और गुफाएं उपमहाद्वीप में फैली हुई हैं। पूरा पाषाण काल के लोग पत्तों से बनी झोपड़ियों में बिरले ही जो है रहते थे। तो ये कुछ तथ्य रहे। आगे बढ़ते हैं। जब पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ, तब पाल साम्राज्य का शासक जो है वो कौन था उस समय? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, धर्मपाल। पाल वंश की जो स्थापना है वह लगभग जो है 750 ईस्वी में जो है ये किसके द्वारा? गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना की गई थी। तो पाल वंश में ही बाद में फिर धर्मपाल आते हैं गोपाल के बाद, और इन्हीं के शासनकाल में प्रतिहार राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच प्रसिद्ध जो है त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है। तो याद रखिएगा 750 ईस्वी में गोपाल जो है वो पाल वंश की स्थापना करते हैं। उसके बाद 770 ईस्वी में आते हैं गोपाल के पुत्र उत्तराधिकारी के रूप में धर्मपाल, जिन्होंने 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक शासन किया, और इनके ही शासनकाल में कन्नौज और उत्तर भारत के नियंत्रण के लिए पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। और देवपाल आते हैं। देवपाल की अगर बात करें तो ये धर्मपाल के पुत्र रहे हैं, और ये उत्तराधिकारी के तौर पर इनका जो शासन काल रहा है 810, यानी 810 पे आते हैं ये, और सिंहासन पर बैठते हैं और लगभग 40 वर्षों तक शासन करते हैं। इन्होंने, देवपाल ने अपने शासन के दौरान जो है असम और उड़ीसा के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण जो है वो बढ़ाते हैं। बचते हैं ध्रुव। तो ध्रुव की अगर बात करें तो ध्रुव एक जो है वो प्रतिहार शासक था, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में पालों और राष्ट्रकूटों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष रहा है, जिसको कि कन्नौज त्रिकोणीय युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। इस त्रिपक्षीय संघर्ष को कन्नौज त्रिकोणीय युद्ध के रूप में भी जाना जाता। तो ध्रुव जो कि एक प्रतिहार शासक रहे हैं, और इन्होंने जो है इस त्रिपक्षीय संघर्ष में पालों और राष्ट्रकूटों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हाल ही में भारत के पहले ग्रीन टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। किसके द्वारा आपको यहाँ पर बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एनटीपीसी के द्वारा। तो हाल ही में एनटीपीसी की जो एक सहायक कंपनी है
जिसका नाम है NTPCIREL। तो NTPC की जो सहायक कंपनी है REL ने राजस्थान, कहाँ पर, राजस्थान और गुजरात में सौर परियोजनाओं के लिए स्थापना के लिए पहले ग्रीन टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और इसी कंपनी के माध्यम से कच्छ में, कहाँ पर, कच्छ कहाँ है, गुजरात में, तो कच्छ में 4.75 गीगावाट का भारत का सबसे बड़ा एकल स्थानीय सौर ऊर्जा पार्क भी बन रहा है। NTPC अक्षय ऊर्जा स्रोतों की महत्वपूर्ण क्षमताओं को जोड़कर अपनी ऊर्जा पोर्टफोलियो को हरित बनाने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। तो ग्रीन टर्म लोन क्या है? जो हरित ऋण है। हरित ऋण वित्त पोषण का एक ऐसा रूप है जो व्यवसायों को उन परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए सक्षम और सशक्त बनाने का प्रयास करता है, जिनका एक विशिष्ट पर्यावरणीय प्रभाव होता है, या बल्कि जो हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए निर्देशित होते हैं। इससे क्या होगा? तो इससे कारपोरेट मूल्य बढ़ाने में मदद मिलेगी। कंपनियां यह दिखाकर कारपोरेट मूल्य बढ़ा सकती हैं कि वे हरित ऋण प्राप्त करके हरित परियोजनाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे संभवतः उन्हें सार्वजनिक स्वीकृति मिल सकती है। ब्लू वाटर पॉलिसी, यह तथ्य आप एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा अपनाई गई थी? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, पुर्तगालियों के द्वारा। जैसा कि आप पढ़ते हैं कि वर्ष 1498 ईस्वी में, कब, 1498 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा की आगमन पर, जो कि कालीकट के तट पर जो है वो जमोरिन के द्वारा स्वागत किया जाता है। इसके बाद पुर्तगालियों के यानी वास्को डी गामा के आने के बाद वर्ष 1501 ईस्वी में कन्नूर में एक व्यापारिक जो है कारखाना स्थापित किया गया। कहाँ पर? कन्नूर में। कब? 1501 ईस्वी में कन्नूर में एक व्यापारिक कारखाना स्थापित किया गया। धीरे धीरे कालीकट, कन्नूर और कोचीन पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। और वर्ष 1505 ईस्वी में पुर्तगाल की राजा ने पुर्तगालों की हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त बल के साथ भारत में एक गवर्नर 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किए, जिसमें कि फ्रांसिस्को, कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नवनियुक्त गवर्नर को भारत में पुर्तगाली शासन को मजबूत करने तथा अदन, ओरमुज और मलक्का पर कब्जा करके मुस्लिम व्यापार को बर्बाद करने को कहा गया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का उद्देश्य पुर्तगालियों को मास्टर ऑफ द इंडियन ओशन बनाना था। उनकी नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी, दैट इज कार्टेज सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, मान लीजिए आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, जो कि पूछा भी जा चुका है, कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके शासनकाल से संबंधित रही है। ये पुर्तगाली रहे हैं, जिनका नाम रहा है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। घटना चक्र में आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो सारे क्वेश्चन के तथ्य आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। शासक दे रखे हैं और वह किस साम्राज्य से संबंधित रहे, आपको मिलान करना है। तो गोपाल, जो कि पाल वंश के संस्थापक रहे हैं, अभी आप प्रश्न में देख ही आ रहे हैं, तो गोपाल हो जाएंगे पाल वंश के संस्थापक। दंतिदुर्ग, राष्ट्रकूट, भोज, प्रतिहार, जबकि पृथ्वीराज तृतीय चौहान साम्राज्य से संबंधित रहें। तो इस तरह आप मिलाएंगे तो ए का 2 होगा और बी का 3, ए का 2, बी का 3। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना और परिषद में प्रवेश को आध्यात्मिक हार, आदर्शों का समर्पण
और क्रांतिकारी से सुधारवादी मानसिकता की ओर पीछे हटना किसने माना? ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि विश्व के लोगों की तरह भारतीय लोगों के सामने मूल लक्ष्य है वह पूंजीवाद का उन्मूलन और समाज की स्थापना है। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना और परिषद में प्रवेश को आध्यात्मिक हार आदर्शों का समर्पण और क्रांतिकारी से सुधारवादी मानसिकता की ओर पीछे हटना माना। उन्होंने यह सुझाव दिया कि किसानों एवं श्रमिकों और जमींदारों तथा पूंजीपतियों की आर्थिक और वर्गीय मांगों को लेकर अपने वर्ग संगठनों, किसान सभाओं और श्रमिक संघों में जनता को संगठित करके निहित हितों को जनता के पक्ष में संशोधित किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जनता के वर्ग संघर्ष को शामिल किए बिना कोई वास्तविक साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष नहीं हो सकता। सन 1937 ईस्वी में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उसने भारतीय लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रेस पर प्रतिबंध हटाया। साथ ही साथ कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव किए, जैसे कि आपातकालीन अधिकार देने वाले कानूनों को निरस्त कर दिया गया। हिंदुस्तान सेवा दल और यूथ लीग जैसे अवैध संगठनों और कुछ किताबों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध हटा दिया गया। ठीक है, तो प्रतिबंध जो है लगाया नहीं, हटा दिया गया था। साथ ही प्रेस पर प्रतिबंध हटाया गया और प्रेस से संबंधित जो अखबार रहे उनको ब्लैक लिस्ट या काली सूची से बाहर कर दिया गया। जब्त किए गए हथियार और शस्त्र लाइसेंस बहाल किए गए। साथ ही पुलिस की शक्तियों पर अंकुश लगा दिया गया और सीआईडी ने राजनेताओं का पीछा करना बंद कर दिया। साथ ही जो राजनीतिक कैदी और क्रांतिकारी को जो है रहे उनको जो है रिहा कर दिया गया। ठीक है, जेल में नहीं डाला गया, रिहा कर दिया गया तथा निर्वासन एवं नज़रबंदी के आदेश रद्द कर दिए गए। साथ ही बॉम्बे में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा जब्त की गई भूमि को बहाल कर दिया गया और साथ ही जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े अधिकारी रहे उनकी पेंशन को भी बहाल की गई। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि नागरिक स्वतंत्रता पर जो कड़े प्रतिबंध रहे उनको हटाए गए। तो यहाँ पर सही जवाब होगा प्रेस से प्रतिबंध हटाया गया। भारत का पहला हवाई सीडिंग अभियान जिसे तेलंगाना में शुरू किया गया था, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हरा भरा नाम दिया गया। क्या? हरा भरा। तो हाल ही में सीड कॉप्टर ड्रोन का उपयोग करते हुए तेलंगाना में, कहाँ? तेलंगाना में भारत का पहला हवाई सीडिंग अभियान जिसको नाम दिया गया हरा भरा, शुरू किया गया है। तो इस अभियान का जो विचार है वह देश में वर्ष 2030 तक ड्रोन का उपयोग करके 1 अरब पेड़ लगाकर वनावरण में तेजी लाना है। कितने पेड़? 1 अरब पेड़ लगाकर। सीड कॉप्टर क्या है? तो सीड कॉप्टर जो कि मारुत ड्रोन द्वारा विकसित एक ड्रोन है, तेजी से और विस्तार योग्य वनीकरण के लिए एक हवाई सीडिंग समाधान है सीड कॉप्टर। हाल ही में एस्ट्रो होम रोबोट जिसे ग्राहकों को घर की निगरानी और परिवार के संपर्क में रहने जैसे कई कार्यों में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, किसका उत्पाद है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा अमेजन। एस्ट्रो को घर की सुरक्षा का उपकरण माना जाता है। इसे घर के चारों ओर घूमने और पालतू जानवरों पर नजर रखने और मालिक की अनुपस्थिति में किसी भी असामान्य गतिविधि का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस उपकरण में एक पेरिस्कोप कैमरा लगा आता है जो इसके सिर से पॉपअप होता है और इसका उपयोग घर पर नज़र रखने के लिए किया जा सकता है। यह मूल रूप से इकोशो दैट इज स्मार्ट स्पीकर और परिष्कृत रिंग सुरक्षा कैमरे का एक संयोजन है जो एक ही डिवाइस में लगे हुए हैं। चलिए,
हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल और केवल एक सही है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में समकालीन पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में फली फूली। सिंधु सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं का बड़ा निवास था। हड़प्पा सभ्यता के उत्तरार्ध में सिंधु संस्कृति का जो है वो पतन शुरू हुआ और लोथल की खुदाई से इस चरण की क्रमागत उन्नति का पता चलता है। बंदरगाह की सुविधा वाले जो लोथल की स्थापना रही वो बहुत बाद में हुई थी और लोथल हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के बीच व्यापार हेतु एक विक्रय केंद्र हुआ करता था, क्योंकि लोथल हड़प्पा सभ्यता और भारत के शेष भाग के साथ साथ मेसोपोटामिया के मध्य व्यापार एक विक्रय केंद्र रहा है। सिंधु घाटी जो सभ्यता रहा, इसमें जो सबसे बड़ा शहर रहा, सबसे बड़ी जो सभ्यता रही है, सबसे बड़ा स्थल जो रहा है वो रहा है मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो, ना कि धौलावीरा। तो याद रखिएगा, अगर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पूछा जाता है तो मोहनजोदड़ो अगाड़ा। वहीं पर अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल रहा है वो रहा है राखीगढ़ी। और पूरा यदि पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में तो आपको मोहनजोदड़ो लगाना। इंडिया में पूछा जाता है तो राखीगढ़ी, हरियाणा। तो याद रखिए, पहला सही है, दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि मोहनजोदड़ो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। यह सुमेलित नहीं है क्योंकि जो हुगली की लड़ाई रही है वर्ष 1759 ईस्वी में, 1759 ईस्वी में हुगली की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा लिए गए प्रतिशोध के परिणाम जो है वो डचों की हार हुई थी, ना कि अंग्रेजों की। तो इसमें हारा कौन था? इसमें जो डच रहे वो हार गए थे, जबकि जो अंग्रेज रहे हैं वह विजयी रहे हैं। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखिए, अंग्रेजों द्वारा जो है वो डचों की हार रही है। इसमें अंग्रेज और डच की लड़ाई रही, जिसमें कि डच की जो महत्वाकांक्षाएं रही उनको कुचल कर मुंहतोड़ जवाब दिया था अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में नाद गवुंडा शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजस्व अधिकारी। तो मध्यकालीन भारत में जो राष्ट्रकूट साम्राज्य रहा है, कौन सा साम्राज्य? राष्ट्रकूट साम्राज्य। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य में जो राजस्व अधिकारी होते थे उनको नादगवंडा या देसा ग्रामकूट कहा जाता था। अगला प्रश्न नंबर 15 है कि हाल ही में चर्चा में रहा टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि वर्ष 2021 में इसे भारत के साथ भागीदार प्रशासन के रूप में ससेल्स में लॉन्च किया गया था। पहला कथन सत्य हो गया। दूसरा कथन है कि यह IMF और WTO की संयुक्त पहल है। तो यह WTO और IMF की संयुक्त पहल नहीं है। ये जो संयुक्त पहल है वो UNDP प्लस आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन दैट इज OECD की जो है एक संयुक्त पहल है और वर्ष 2015 में इसको लॉन्च किया गया था पहली बार। इसलिए दूसरा जो कथन है वह गलत है। केवल और केवल यहाँ पर एक सही जवाब होगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जल प्रबंधन के लिए हेलीबार्न सर्वेक्षण तकनीक शुरू की गई है? ऑप्शन डी, राजस्थान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है यहाँ पर आपको चूज करना है। पहला कथन है कि विजयालय चोल वंश का संस्थापक था।
तो पहला कथन सत्य बिल्कुल है। फिर अगला है कि गंगई कोंड चोल शब्द का अर्थ है कि वह राजा जिसने गंगा पर विजय प्राप्त की थी। दूसरा कथन भी सत्य है, क्योंकि जो गंगई कोंड चोल है इसका मतलब है कि गंगा पर विजय प्राप्त करने वाले चोल का शहर। तो ऑप्शन यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। सन 1939 ईस्वी में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पार्टी ने अपनी ओर से निम्नलिखित में से किस देश में एक मेडिकल मिशन भेजा था? ऑप्शन बी, चीन में। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने देशभक्तों के बीच राजकुमार कहा था? देशभक्तों के बीच राजकुमार है, किसको कहा था गांधी जी ने? ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस को। तो गांधी जी और सुभाष दोनों की अपनी अलग अलग विचारधाराओं के बावजूद भी जो है वो एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान रखते थे। दोनों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में एक दूसरे के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और वर्ष 1942 ईस्वी में गांधी ने बोस को देशभक्तों के बीच राजकुमार कहा। और जब बोस की मृत्यु की सूचना मिली तो गांधी ने कहा कि नेता की देशभक्ति किसी से कम नहीं है, उनकी बहादुरी उनके सभी कार्यों से चमकती है। उसने जो बड़ा लक्ष्य रखा और असफल रहा, लेकिन कौन असफल नहीं हुआ है। और एक अन्य अवसर पर गांधी जी ने सुभाष चंद्र बारी में कहा कि भारत की सेवा के लिए आने वाले समय में नेताजी अमर रहेंगे। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस की बात हो रही है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, 5 अक्टूबर को। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,445 करोड़ रुपए की परिव्यय पर कितने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल दैट इज पीएम मित्र पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो 7 पीएम मित्र होंगे। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। यह आपने पिछले बजट में भी कवर किया होगा, दैट इज 2021-22 वाले में। निम्नलिखित में से किस वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख हुआ है? सप्त सिंधु। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा, ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में सप्त सिंधु या 7 नदियों का जो है वो उल्लेख मिलता है। सप्त सिंधु जो नदियां हैं इनमें जो शामिल हैं, पंजाब की 5 जो पंच नदी हैं वो शामिल हो जाती हैं, प्लस जो है आपका सिंधु और सरस्वती। तो सिंधु प्लस सरस्वती और पंजाब की 5 नदियां दैट इज झेलम, दूसरा हो जाएगा चेनाब, तीसरा रावी, चौथी नदी होगी व्यास और 5वीं हो जाएगी सतलुज। तो ये 5 नदियां हो गई प्लस सरस्वती और सिंधु, दैट इज सप्त सिंधु। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है और कोड का प्रयोग कर सही उत्तर आपको बताना है। पहला है कि परिवर्ती मुगल काल में हसन अली और हुसैन अली जो 2 सैयद यानी जो सैयद बंधु रहे, इनको किंग मेकर या राज निर्माता के रूप में जाना जाता था। तो पहला जो कथन है बिल्कुल सत्य है। एनसीईआरटी का जो 12th वाली जो बुक है विपिन चंद्रा वाली, उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ज़रूर एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। या एक जो किरण की आती है, किरण पढ़ लीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री प्लस जो है घटना चक्र, इतना ही पढ़िए, एनफ रहेगा। दूसरा कथन है कि मुगल साम्राज्य इतना विशाल एवं बोझल हो गया था कि वह किसी कमजोर शासक के केंद्रीय अधिकार में दक्षतापूर्वक प्रशासित नहीं किया जा सकता था। तो कारण ये भी सही है कि जो मुगलों की शासन प्रणाली रही निजी तौर पर तानाशाही एवं निरंकुश सत्ता थी, इसीलिए इसकी जो सफलता शासन चलाने वाले बादशाह के चरित्र पर निर्भर करती थी और बाद की जो मुगल शाह बादशाह रहे वो अयोग्य थे और राज्य के प्रशासन की उपेक्षा करते थे। तो कथन जो दे रखा है यह भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण इसका ये नहीं है कि इसी कारण जो सैयद बंधु रहे वो राज निर्माता के तौर पर जो है गिने जाते थे, जाना जाता था।
उनमें मुगल साम्राज्य के पतन की और तमाम भी कारण भी रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसी कारण को जो है स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता स्पेशली। तो यहाँ पर दोनों जो हैं वो कथन और कारण सही हैं, लेकिन जो व्याख्या है वह सही नहीं है। चोल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल प्रशासन, पहला कथन है कि ब्राह्मण ग्रामों में वयस्क पुरुषों की सभा को मंडलम कहा जाता था। चोल प्रशासन के बारे में बताया जा रहा है कि उनके प्रशासन में जो ब्राह्मण गांव रहे, ब्राह्मण ग्रामों में जो वयस्क पुरुष रहे, उनकी सभा को मंडलम कहा जाता था। तो यह कथन जो दे रखा है पहला, यह गलत है, क्योंकि मंडलम नहीं, उनको अग्रहारम क्या कहा जाता था? अग्रहारम, अग्रहारम कहा जाता था, ना कि मंडलम। दूसरा कथन है कि प्रशासन की जो मूल इकाई थी वह नाडु थी। तो दूसरा जो कथन है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो चोल राज्य में केंद्रीय नियंत्रण के क्षेत्र और विभिन्न प्रकार के स्थानीय नियंत्रण के तहत शिथिल प्रशासित क्षेत्र शामिल थे और राज्य पहाड़ी लोगों और जनजातियों से घिरा हुआ था। प्रशासन की जो मूल इकाई थी वो नाडु थी, जिसमें कई गांव जो है वो शामिल थे, जिनके बीच घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे। तो दूसरा कथन सत्य है, अर्थात ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन दैट इज मास्क्विरिक्स का समर्थन किया है, जो एक इंजेक्शन योग्य टीका है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। इस इंजेक्शन योग्य ये वैक्सीन को जो डेवलप किया गया था, इसका जो विकसित किया गया था वर्ष 1987 ईस्वी में ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, इस कंपनी के द्वारा इसको जो है विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य है कि जो मलेरिया मच्छर के काटने से मानव रक्त प्रवाह में इसके प्रवेश करने और यकृत कोशिकाओं को संकेत करने के पहले चरण से ही बचाव के लिए जो है प्रतिरक्षा प्रणाली तैयार करना है। तो मलेरिया मच्छर से भी संबंधित आगे बढ़ते हैं। प्रांतों और उनके संस्थापकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म आपको बताना है सुमेलित नहीं है? हैदराबाद के संस्थापक यहाँ पर बताया जा रहा है मुर्शीद कुली खान, जो कि गलत है, अर्थात यहाँ पर पहला ही कथन जो है वो सत्य हो जाएगा, यानी इसका आंसर सही हो जाएगा पहला। बाकी दूसरा सही है। अवध की जो संस्थापक रहे हैं शहादत खान, केरल की मार्तंडा वर्मा, जाट की चूड़ामण। तो हैदराबाद की जो संस्थापक रहे हैं आसफ जाह वंश, हैदराबाद के आसफ जाह वंश की जो संस्थापक रहे, इनका नाम रहा चिन किलिच खान। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में वेष्टि शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन यहां पर बी सही जवाब है, बंधुआ मजदूरी। निम्नलिखित में से किसने गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी? ऑप्शन यहां पर ए सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रवाद की प्रतीक के रूप में गांधी के महत्व से पूरी तरह वाकिफ थे और उन्होंने वर्ष 1944 ईस्वी में रंगून से एक रेडियो प्रसारण में उन्हें हमारे राष्ट्र का पिता कहा। हालांकि उन्होंने अपना स्वयं का विश्वास व्यक्त किया कि अंग्रेजों से आज़ादी पाने हेतु जीतने के लिए बल ही एकमात्र तरीका था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। पहला है गांधी जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर औद्योगिकीकरण का समर्थन किया। दूसरा बताया जा रहा है कि नेहरू आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे। तो इसमें दोनों के दोनों कथन बिल्कुल गलत हैं, ना तो एक सही है और ना तो दो। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, क्योंकि नेहरू और गांधी आधुनिकता, धर्म, ईश्वर, राज्य और औद्योगिकीकरण के प्रति स्वभाव और दृष्टिकोण में भिन्न थे। नेहरू जो रहे हैं वो धर्म के प्रति जो है वो अपक्षपाती थे
गांधी ईश्वर के अपने संस्करण में गहराई से विश्वास करते थे। नेहरू का मानना था कि औद्योगिकीकरण ही भारत की बढ़ती और व्यापक गरीबी का एकमात्र समाधान है, जबकि जो गांधी जी रहे हैं इन्होंने केवल और केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो है वो पुनर्जीवित करने का आह्वान किया था, औद्योगिकरण के पक्ष में नहीं रहे हैं। तो इसलिए पहला गलत है, दूसरा तो गलत ही है, क्योंकि जो नेहरू रहे हैं वो समाज की उत्थान और सुधार के लिए आधुनिक राज्य की शक्तियों में विश्वास करते थे। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत में 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है? तो ये आप जो है जो घटनासार का करंट अफेयर्स सीरीज चल रहा है वहाँ पर भी आप कवर करके आए हो। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में है दोस्तों? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में है, जो कि मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ में उत्तरी भाग में स्थित है। तो याद रखिए 53वां कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए, हेनली के बारे में आप बेसिकली ये लोग क्वार्टरली जो है अपना सूचकांक जो है इंडेक्स जारी किया करते हैं, हेनली पासपोर्ट वाले, ठीक है। पहला कथन दिया है कि इस रिपोर्ट में भारत जो है वो 90वें स्थान पर है, 90 स्थान बताया जा रहा है हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2021 के आंकड़ों के अनुसार। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा है कि यूएसए इस साल की सूची में शीर्ष स्थान पर बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि शीर्ष स्थान पर यूएसए नहीं है, जबकि जापान प्लस सिंगापुर है। तो केवल और केवल एक सत्य होगा। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? जैन धर्म के संदर्भ में आपको बताना है। पहला कथन है कि जैन धर्म के 3 सिद्धांत हैं जिन्हें त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। तो पहला कथन हो जाता है बिल्कुल सत्य। 3 कौन से हैं? एक तो है सम्यक आस्था, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक चरित्र। अगला कथन है कि श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म की 2 संप्रदाय रहे हैं। दूसरा कथन भी क्या है? सत्य हो जाता है। श्वेतांबर में क्या रहा है कि श्वेतांबर वाले श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, जबकि दिगंबर में आप देखेंगे तो बिल्कुल नग्न, ठीक है। तो दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। जैन धर्म के 5 व्रत भी पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, जो कि 5 हैं। सत्य, अहिंसा, सत्य हो गया, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्तेय, और 5वां है अपरिग्रह। ये 5 व्रत भी पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, याद रखिएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि जो है वह अगस्त 1765, क्रोनोलॉजी आता ही है एग्जाम में। दूसरा है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? यह रही 1792 ईस्वी में, जबकि मैंगलोर की संधि है 1784 से संबंधित हो, और अमृतसर की जो संधि है वो हो जाएगी 1838। तो इसमें 1765 पहले है, यानी पहला पहले हो जाएगा। इसके बाद 84 है, यानी तीसरा हो जाएगा। इसके बाद 92 है, यानी दूसरा होगा। इसके बाद फिर चौथा। तो 1324 ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम वंश का शासक था? संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, कुतुबुद्दीन ऐबक। स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है, आपको बताना है। पहला कथन है कि स्थलीय जल संग्रहण पर केंद्रित है। यह रिपोर्ट बिल्कुल सही है। भारत में जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता घट रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार यह भी सही है। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में सबसे बड़ा स्थलीय जल नुकसान हुआ है, यह भी कथन सही है। और स्टेट ऑफ क्लाइमेट जो सर्विसेज रिपोर्ट है, यह
UNFCCC के द्वारा बताया जा रहा है कि जारी किया जाता है, तो यह गलत है, क्योंकि ये रिपोर्ट जो जारी की जाती है वह विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी की जाती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, दैट इज WMO। तो ऑप्शन यहाँ पर डी जो है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित ब्रिक्स देशों में से कौन हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल में शामिल हो गया है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, अपना प्यारा भारत। EHAC जो है एक अंतर सरकारी समूह है जो प्रकृति और लोगों के लिए एक वैश्विक समझौते का समर्थन करता है, जो कि प्रजातियों के तीव्र क्षरण को रोक सकता है और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करता है। इसका लक्ष्य है वर्ष 2030 तक, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट तथ्य है, वर्ष 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि और महासागर की रक्षा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौतों की वकालत करना है। सूची 1 और सूची 2 को सही से सम्मिलित कीजिए। पहला दिया है सराय अदल, जो कि कपड़ा और किराना बाजार है। सहाना ए मंडी बाजार अधीक्षक, बरीद खुफिया अधिकारी और मुनिया जो है गुप्त जासूस हुआ करते थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से जो कथन हैं वो सत्य हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की संभावित कारण, इसमें जो कारण बताया जा रहा है कि यह क्रिप्स मिशन की विफलता के परिणाम स्वरूप हुआ था। दूसरा है कि भारतीयों में डर था कि संभावित जापानी आक्रमण पर अंग्रेज स्क्वाश्ड अर्थ पॉलिसी का पालन करेंगे। तो दोनों के दोनों जो कथन हैं, कारण जो बताए जा रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, ये बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। पहला है कि जो संवैधानिक गतिरोध रहा, इसको हल करने में क्रिप्स मिशन की विफलता ने संवैधानिक प्रगति पर ब्रिटेन के अपरिवर्तित रवैयों को उजागर किया और यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी तरह की चुप्पी भारतीयों से परामर्श किए बिना भारतीयों का भाग्य का फैसला करने के ब्रिटिश अधिकार को स्वीकार करने के समान होगी। तो जिसके परिणाम स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। दूसरा इसलिए सही है क्योंकि बढ़ती कीमतों और चावल, नमक आदि की कमी तथा बंगाल और उड़ीसा में नाव की कमान जैसे कारकों के कारण भारतीयों में काफ़ी असंतोष था। संभावित जो जापानी प्रगति के खिलाफ असम और बंगाल और उड़ीसा में स्क्वाश्ड अर्थ पॉलिसी ब्रिटेन को डर था। ये सारे कारण रहे हैं, दोनों के दोनों सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है 39 नंबर। इंडियन नेशनल आर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह भारतीय युद्ध बंदियों की एक सेना थी, INA, यह सही है। INA की स्थापना मूल रूप से मोहन सिंह द्वारा की गई थी। तो दोनों के दोनों जो कथन है बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। तो याद रखिएगा INA की जो मूल रूप से स्थापना की गई थी वो मोहन सिंह के द्वारा की गई थी, लेकिन वर्ष 1943 ईस्वी में, बाद में जुलाई 1943 ईस्वी में बोस ने INA का जो है यानी इंडियन नेशनल आर्मी का जो है कमान अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि जो मोहन सिंह रहे इनको जापानियों ने अपनी हिरासत में ले लिया था। हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ सैन्य प्रशिक्षण अजय वॉरियर किस भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन बी उत्तराखंड में। साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो एक उपन्यासकार हैं जिनका नाम है अब्दुल रज्जाक गुरनाह। कौन? अब्दुल रज्जाक गुरनाह। नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है, जो कि एक उपन्यासकार है। अगला है बौद्ध परिषदों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है और बताना है कौन सा सही उत्तर होगा। तो बुद्धिस्ट जो कॉन्क्लेव रहा आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। जो चारों बौद्ध परिषद या बौद्ध कॉन्क्लेव बौद्ध संगीतियाँ जो हुई हैं इनको ज़रूर याद रख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता ही है एग्जाम में।
तो पहली जो रही है वो 483 ईसा पूर्व हुआ। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। और दूसरा जो रहा है, दूसरी जो बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव रहा, बुद्ध परिषद, वो आपका हुआ था वैशाली में। कब? 383 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ईयर अगर यदि आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो कम से कम जो उनके स्थल दे रखे हैं उन्हीं को अब यदि आप याद कर लेंगे, कौन सा पहले हुआ, राजगृह दूसरा वैशाली। क्योंकि ईयर नहीं पूछा जाता, मिलाने को अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यदि आपको क्रम याद रहेगा कि पहला राजगृह में हुआ, दूसरा वैशाली में, तो ईयर ज़रूरी नहीं है आपको। ठीक है, उससे भी काम चल जाएगा आपका। और तीसरा जो रहा हुआ आपका वो पाटलिपुत्र में रहा है 250 ईसा पूर्व में। और चौथी जो रही है वो आपका कुंडलवन कश्मीर में रहा है। कब रहा है दोस्त? 98 ईस्वी में। तो पहला है राजगृह, दूसरा है वैशाली। पहला है राजगृह, दूसरा वैशाली, और तीसरा है पाटलिपुत्र, और चौथी है कश्मीर। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, है ना, इसके उस समय शासक कौन रहे हैं, इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। सारी चीज़ें घटना चक्र में भी मिल जाएंगी। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। गवर्नर दे रखे हैं और उनकी पॉलिसी यहाँ पर मिलान करना है। वारन हेस्टिंग की जो पॉलिसी है वो रिंग फेंस की नीति है। लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, बेलेजली लिखा होता है, तो लॉर्ड बेलेजली का जो रहा है वो सहायक संधि संबंधित हो जाएगा। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी जो कि व्यपगंध हड़प नीति है, और इसके बाद लॉर्ड लिटन जो कि प्राउड रिजर्व की नीति। तो ऑप्शन यहाँ पर ए का 1, बी का 2, सी का 4, यानी 1423 हो जाएगा। 1423, 1243, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। मध्यकालीन राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। खिलजी, ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी जो रहे हैं, इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी, जिसका समय पीरियड रहा है 1290 से लेकर के 1320। दूसरा है मामलुक, जिसे कि गुलाम वंश या दास वंश के भी कहा जाता है, और इसके जो संस्थापक रहे हैं, इसकी स्थापना वाले वो रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका समय पीरियड रहा है 1206 से लेकर के 1290। अगला है तुगलक वंश। तो तुगलक जो वंश रहा, इसकी जो संस्थापक रहे हैं वो गयासुद्दीन तुगलक रहे हैं, जिसका समय पीरियड 1320 से लेकर के 1414। फिर इसके बाद सैयद दे रखा, तो सैयद वंश के जो संस्थापक रहे हैं वो खिज्र खान थे। कौन थे? खिज्र खान सैयद वंश के संस्थापक रहे, और इसका जो समय पीरियड रहा है 1414 से लेकर के 1421। तो इसमें जो पहला टाइम पीरियड होगा आपका वह गुलाम वंश का होगा, यानी 1206 से लेकर के, यानी दूसरा आपका पहले आएगा। इसके बाद खिलजी वाला वंश आ जाएगा 1290, यानी पहला हो जाएगा। तुगलक वंश 1320 से स्टार्ट होता है, तो यानी आपका तीसरा हो गया। इसके बाद सैयद, तो 2134 होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी 2134। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी को एयर इंडिया में भारत सरकार की 100% इक्विटी शेयरधारिता मिली है? ऑप्शन बी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड। 46 नंबर है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन कारण दिया गया है, आपको बताना है सही उत्तर। पहला दिया है कि कृषक विद्रोह और साहूकारों के लालची तरीकों और साधनों और वे दखली के विरुद्ध प्रदर्शन थे।
तो पहला कथन बिल्कुल सही है कि किसानों ने जो साहूकारों के लालची तरीकों और बेदखली भूमि के मापन में लगान वृद्धि है ना, उनकी गलत मांगों का विरोध करना, ये सब जो है तमाम कारण रहे हैं किसान विद्रोह के। पहला हो गया आपका सही। दूसरा है औपनिवेशिक नीतियों द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों की बर्बादी ने लाखों कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से दरिद्र बना दिया और उनके पारंपरिक संरक्षकों और खरीदारों के गायब होने से उनकी परेशानी और बढ़ गई। तो कारण भी सही है, ठीक है। तो कथन और कारण दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन कथन का जो कारण है वो स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी उपनाम अपनाया? गुलरुखी उपनाम अपनाया था, कौन सा शासक रहा है? ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, सिकंदर लोदी। आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का नया स्मारक कहाँ स्थित है? माफ कीजिएगा, इसका इंडियन नेशनल आर्मी का स्मारक कहाँ स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, और मणिपुर में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में क्या बदलाव आया? पहला बदलाव बताया जा रहा है कि दुनिया भर में शक्ति की गतिशीलता का परिवर्तन हुआ। पूरे यूरोप में समाजवादी कट्टरपंथी सरकारों की लहर आई। वियतनाम और इंडोनेशिया में साम्राज्यवाद विरोधी लहर बहरी। सभी के सभी जो कथन दिए गए हैं वह सत्य हैं। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। हाल ही में 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किस देश के पत्रकारों को दिया गया है? तो दो पत्रकारों को दिया गया है। एक है मारिया रेसा, ठीक है, मारिया रेसा, ये कहाँ के पत्रकार हैं? तो ये हैं फिलीपींस की। और दूसरे जो हैं उनका नाम है दिमित्री मोटारोव। दिमित्री मोराटोव कहाँ के हैं ये हो जाते हैं रसिया के। तो फिलीपींस और रूस, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। गिलियो या गुडुची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है कि आयुष मंत्रालय ने इसे उपयोग के लिए सुरक्षित घोषित किया है, बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसमें हेप्टोप्रोटेक्टिव जो है गुण होते हैं, दूसरा भी सही है। और तीसरा बताया जा रहा है कि यह एक भारत का देशीय पौधा नहीं है। नहीं है यानी भारत का है यार, तो ये भारत का देशीय पौधा है, तो ये गलत कथन दे दिया है सी। तो सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला है कि यह एक बेल है जो अन्य पेड़ों पर उगती है, तो डी भी आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत का देशीय पौधा है, लेकिन बेसिकली देखोगे तो चीन और जो है ये ऑस्ट्रेलिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है ये पाया जाता है। महाशिलांकटक, महाशिलाकंटक और रथमूसल नवीन सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, अजातशत्रु। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है कि जनजातीय और मूलवासियों की भूमि में कंपनी के नियमों और हस्तक्षेप ने मुख्य भूमि में आदिवासी आंदोलन को जन्म दिया। पहला कथन सत्य है। दूसरा है कि लॉर्ड कैनिंग के काल में पारित सामान्य सेवा सूचीकरण अधिनियम दैट इज जनरल सर्विसेज एनालिसिसमेंट एक्ट सिपाही विद्रोह का मूल कारण था। देखिए जो लॉर्ड कैनिंग का ये एक्ट रहा, इनके काल में जो पास हुआ था जनरल सर्विसेज एनालिसिस, तो इस एक्ट के लिए उच्च जाति के हिंदुओं सिपाहियों की धार्मिक आपत्तियों ने सभी रंगरूटों को भारत के भीतर और भारत के बाहर सेवा के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सिपाही के विद्रोह करने के पीछे कई कारणों में से एक कारण था, लेकिन मूल कारण नहीं रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर दूसरा जो है वो गलत हो जाता है। दीवान ए अमीर कोही के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए, कौन से कथन जो है वो सही है।
पहला है कि दीवान-ए-अमीर कोही की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो पहला जो है कथन गलत हो जाता है, क्योंकि इसकी जो स्थापना रही है वह मोहम्मद बिन तुगलक रहे हैं, उन्होंने की थी, ठीक है, ना कि फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि मोहम्मद शाह तुगलक ने दोआब क्षेत्र में खेती के विस्तार और सुधार के लिए इस योजना को शुरू किया था, जिसे कि दीवान-ए-अमीर कोही के नाम से जाना जाता था। अगला है कि इसे कृषि में खेती के सुधार हेतु स्थापित किया गया था। बात बिल्कुल सही है, किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, ना कि फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर केवल और केवल दूसरा सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसे यानी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला हो जाता है गलत, क्योंकि इसको जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNDP प्लस ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। दूसरा कथन है कि भारत में अनुसूचित जाति समूह का लगभग 1/3 बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त है। तो दूसरा कथन सत्य है रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन जारी कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम प्लस ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा जारी किया जाता है। केवल और केवल बी सही जवाब होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। पहला है कि अवध और रोहिलखंड में सिपाहियों के विद्रोह और विरोध प्रदर्शनों ने ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से हिलाकर रख दिया। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है कि 1857 के विद्रोह प्रदर्शनों के बाद भारत में बेहतर सरकार हेतु अधिनियम पारित किया गया, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की रानी को ब्रिटिश भारत का संप्रभु बना दिया गया। तो दोनों के दोनों जो कथन हैं बिल्कुल सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। तैमूर ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन डी नसीरुद्दीन महमूद। कब किया था आक्रमण? वर्ष होगा 1398 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था जब 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप छोड़ने की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए क्लेमेंट एटली। किस सुधार के अंतर्गत निम्नलिखित परिवर्तन हुए थे? सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सुधार बताया जा रहा है कि इस अधिनियम ने देश के शासन में एक प्रातिनिधिक और लोकप्रिय तत्व शामिल करने का पहला प्रयास किया और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार एक भारतीय सदस्य को चुना गया। तो कौन सा सुधार रहा, कौन सा अधिनियम रहा, आपको बताना है। यहाँ पर सही जवाब होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको कि मार्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में निम्नलिखित में से जिसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा एक सार्वभौमिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता देने के लिए सर्वसम्मत से मतदान किया है? यहाँ पर बताना है किस तरह का अधिकार है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। हाल ही में नासा ने किसके अध्ययन के लिए मिशन लूसी लॉन्च किया है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रह। सिकंदर ने हाइड स्पीज का युद्ध निम्नलिखित में से किस राजा के साथ लड़ा था? ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब है, पौरुष। यहाँ सोई हुई महिला वह थी जो विद्रोहियों के बीच अकेली पुरुष थी। निम्नलिखित में से किसने झांसी की रानी को श्रद्धांजलि देते हुए यह शब्द कहे थे? यहाँ सोई हुई महिला वह थी जो विद्रोहियों के बीच में अकेली पुरुष थी। यह किसने कहा था?
ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, ह्यूरोज। देखिए 1857 की क्रांति से पीसीएस में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो कौन सी क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किसने किया था, साथ ही साथ उस विद्रोह को कौन से अंग्रेजों की तरफ से किसने दबाया था, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिए, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है। 64 नंबर है, कथन और कारण दे रखे हैं और सही उत्तर का आपको चयन करना है। कथन है कि साम्राज्य के धार्मिक मामलों को नियंत्रित करना दिल्ली सल्तनत की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। कारण बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण विशेषता का कारण रहा कि दीवान-ए-रिसालत दिल्ली सल्तनत में एक विभाग था जो कि राज्य के धार्मिक मामलों को देखता था, इसलिए साम्राज्य की धार्मिक मामलों को नियंत्रित करना दिल्ली सल्तनत की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या करता है। इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है कि इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट को जो है अर्थशास्त्र और शांति संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कथन कि दक्षिण एशिया उन क्षेत्रों में से एक है जो पारिस्थितिकी खतरों के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार यह भी सत्य है, दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। ब्रिटिश भारत के दौरान सामाजिक सुधार आंदोलनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से कथन सही नहीं है। पहला है कि सामाजिक सुधारों की आकांक्षाओं के परिणाम स्वरूप महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। तो पहला कथन बिल्कुल सत्य हो जाता है, क्योंकि सामाजिक सुधार आंदोलन के कारण महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हित बहुत सारे कदम उठाए रहे, जैसे कि राजा मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था सती प्रथा का उन्मूलन, ब्रह्म समाज की स्थापना जिसका उद्देश्य रहा विधवा पुनर्विवाह, है ना, ये सारी चीज़ें रहे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। दूसरा कथन है कि सामाजिक सुधारों ने जातिगत भेदभाव और इसके कठोर वंशानुगत आधार पर आघात किया और इसके खिलाफ दार्शनिक रक्षोपाय प्रस्तुत किए। तो दोनों के दोनों जो कथन हैं बिल्कुल सत्य है सामाजिक सुधार आंदोलन के संबंध में। तो इसलिए यहाँ पर ना तो एक गलत है और ना ही दो। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, दोनों के दोनों सत्य हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। पहला है कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो पहला कथन सत्य है, हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। दूसरा है कि हरिहर और बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक की समकालीन थे। दोनों के दोनों जो कथन हैं बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। विभिन्न विचारधाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। पहला है कि रूढ़िवादी जो लोग रहे वो भारतीय समाज और संस्कृति के प्रखर आलोचक थे। तो जो रूढ़िवादी लोग रहे वो पूरे समय जो है प्रभावशाली रहे और भारत में अधिकांश ब्रिटिश अधिकारी आमतौर पर जो रूढ़िवादी के अनुयायी ही थे, ठीक है। तो पहला कथन हो जाएगा गलत। दूसरा है कट्टरपंथियों ने भारतीय परिस्थिति के लिए उन्नत मानवतावादी और तर्कसंगत सोच को लागू किया। तो दूसरा भी जो है अपने आप में गलत है, क्योंकि जो कट्टरपंथी रहे हैं उनका मानना था कि भारत का आधुनिकीकरण और अपने संसाधनों की आसान और अधिक गहन दोहन की जरूरत द्वारा जो लगाई गई व्यापक सीमाओं के भीतर होना चाहिए, ठीक है। तो इस संबंध में अक्सर जो कट्टरपंथी रहे उन्होंने एक रूढ़वादी रेखा भी तय की थी। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है वो दोनों के दोनों क्या है, गलत है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए तीनों में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला है कि स्वतंत्रता के समय विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी घटकर 3% रह गई थी, बिल्कुल सही। परंपरागत आजीविका का नुकसान औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया से समेकित नहीं था, जैसा कि उस समय भारत के अन्य औद्योगिकीकृत देशों में हुआ था, यह भी सही। इसने शक्तिशाली जमींदारों और साहूकारों की एक प्रणाली स्थापित की थी। तीनों के तीनों जो कथन हैं बिल्कुल सत्य हो जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन से
डी आपका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3। आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आर्थिक विज्ञान अर्थात आपको बताना है कि अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2021 के संबंध में कौन सही नहीं है। पहला है कि यह पुरस्कार 3 लोगों के बीच वितरित किया गया है। तो पहला जो कथन है बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि श्रम अर्थशास्त्र में कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया है, यह भी सही है। और पुरस्कार आकस्मिक संबंधों के विश्लेषण के लिए दिया गया है, यह भी सही है। जो पुरस्कार प्राप्तकर्ता तीनों हैं, इनमें बताया जा रहा है कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में कोई अमेरिकी शामिल नहीं था, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें अमेरिकी भी शामिल हैं, क्योंकि 3 लोगों को प्रदान किया गया है। नंबर 1 जो दिए गए हैं डेबिट कार्ड को, इनको 50% मिला हुआ है, बाकी जो बचते हैं उनको आधापन दे दिया गया है। दूसरे जो रहे हैं वह जोशुआ डी करके रहे हैं, ठीक है। और तीसरे जो रहे हैं ये अमेरिकी हैं, जोशुआ डी, तो अमेरिकी इसमें शामिल ही हैं, यही यहाँ पर बताया जा रहा है, शामिल नहीं थे, इसलिए डी गलत हो जाता है। नोबेल पुरस्कार पढ़िएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया, वह कौन थे। अब्दुल कादिर खान वह एक परमाणु वैज्ञानिक रहे हैं, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। किसके शासनकाल के दौरान पहली बार बौद्ध धर्म भारत से बाहर गया था। ऑप्शन बी अशोक। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और सही कोड का यहाँ पर चयन करना है। तो कोल्हापुर की महाराजा यानी गैर ब्राह्मण आंदोलन, ईबी रामास्वामी स्वाभिमान आंदोलन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाड़ सत्याग्रह और ज्योतिबा फुले सत्यशोधक आंदोलन। तो ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब है। पुस्तक अथवा समाचार पत्र और उसके लेखक या संस्थापक का नाम दिया गया है और कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। पहला दिया है कि राजा राम मोहन राय द्वारा एकेश्वरवादियों का उपहार, पहला सही है। दूसरा है देव तत्वबोधनी पत्रिका, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित, यह भी सही है, 2 सही हो गए। बाल शास्त्री जाम्बेडकर दर्पण नामक। तो इसके बाद ज्योतिबा फुले को बताया जा रहा है हितेक्षु, जो कि गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, क्योंकि जो हितेक्षु की शुरुआत की गई थी वह गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। हाल ही में ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2021 को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। गर्लहुड रिपोर्ट, यहाँ पर सही जवाब होगा सेव द चिल्ड्रन संगठन के द्वारा, ऑप्शन बी। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस सातवाहन राजा ने पश्चिमी मालवा और बरार पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन बी श्री शतकर्णी। कौन थे श्री शतकर्णी। अगला है आपका 78 नंबर। बंगाल गजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। बंगाल गजट से संबंधित पहला कथन दिया है कि इसकी शुरुआत जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने सन 1790 ईस्वी में की थी। तो बात तो सही है, शुरुआत तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने ही की थी, लेकिन वर्ष यहाँ पर गलत दिया है, 1790 नहीं होगा, 1780 होना था। बाकी दूसरा और तीसरा सही हो जाता है कि सरकार की मुखर आलोचना के कारण इसे 1872 में जब्त कर लिया था और यह भारत का पहला समाचार पत्र रहा है बंगाल गजट। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, केवल 2 और 3 सही है। कंपनी के शासन के दौरान भारत में शिक्षा हेतु विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा कुछ कदम उठाए गए थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने 1781 में मुस्लिम कानून के अध्ययन के लिए की थी, यह भी सही है। हिंदू कानून और दर्शन की अध्ययन के लिए 1791 ईस्वी में बनारस में जोनाथन डक्कन द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी, तो दूसरा भी सही है।
भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों में कंपनी के सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो यह कथन भी सत्य है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला है पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम गति शक्ति, पहला है कि यह देश में रसद लागत को कम करने के लिए मुख्य केंद्र के साथ एक बहुमॉडल कनेक्टिविटी योजना है। सभी गांवों में 4G कनेक्टिविटी का विस्तार करना इस योजना का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो कथन हैं बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। कुनमिंग घोषणा जो हाल ही में चर्चा में थी किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, क्योंकि हाल ही में चीन में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पक्षकारों के चल रहे 15वें सम्मेलन में 100 से अधिक देशों द्वारा कुनमिंग घोषणा को अपनाया गया था। गांधार कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसकी उत्पत्ति इंडो यूनानी शासकों के शासनकाल के दौरान हुई थी। पहला कथन सत्य है। दूसरा है कि गांधार कला का मुख्य विषय महायानवाद था। तो दोनों के दोनों जो कथन है बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर अपने विचार व्यक्त कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक जो है क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आत्मीय सभा दे रखा है पहला। तो आत्मीय सभा की जो स्थापना रही है वह राजा राम मोहन राय के द्वारा वर्ष 1814 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। आर्य समाज, तो आर्य समाज की जो स्थापना है वर्ष 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ये तो आ जाएंगे आपके दयानंद सरस्वती। और आत्मीय सभा जो कि बाद में बदल के ब्रह्म समाज कहलाया तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। परम मंडली, तो परमहंस मंडली की स्थापना जो है महाराष्ट्र में वर्ष 1849 ईस्वी में मेहताजी दुर्गा राम ने जो है करवाई थी। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर देखोगे तो आत्मीय ये आपका नंबर 1 हो जाएगा 1819 आत्मीय सभा, यानी एक पहले आएगा। और इसके बाद 19 के बाद 39 यानी तीसरा नंबर हो जाएगा। तो 1-3 ऑप्शन यहाँ पर बी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में तराफ शब्द का क्या अर्थ है? तराफ शब्द, ऑप्शन ए प्रांत। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी 7वां। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है? तो जो स्थल होता था वह उपजिला होता था, यह भी सही है। गांव को ग्रामा कहा जाता था, ये भी। और प्रांत को मंडलम कहा जाता था, ये भी सही है। जो जिला होता था उसको नाडु कहते थे। तो इसमें सभी के सभी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कुषाण शासक के अधीन मथुरा एक महत्वपूर्ण नगर बना? ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है, हुबिस्क। वुड्स डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया है वुड डिस्पैच के बारे में कि इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। बिल्कुल सही। इसने भारतीय सरकार से जनता की शिक्षा की जिम्मेदारी की बात कही, यह भी सही है। इसने स्कूल स्तर पर स्थानीय भाषाओं और उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा की सिफारिश की, तो यह भी सही है। तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। भारतीय किसान वर्ग की दरिद्रता कृषि संरचना की परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम थी, जिसका कारण थी औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां,
हस्तशिल्प की बर्बादी के कारण अतिसंकुलित निर्भरता और नई भू राजस्व प्रणाली, ये सभी जो है वो कारण रही हैं। किसान वर्ग की दरिद्रता कृषि संरचना की परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। हाल ही में एनसीआर के लिए इसके आकार को एक वृत्ताकार कोर क्षेत्र तक कम करने का प्रस्ताव किया गया था, जिसकी त्रिज्या कितनी है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपको घटना सार में भी मिलेगा और घटना चक्र पॉइंटर करंट अफेयर 2022 एडिशन 4 घंटे वाले वीडियो में भी मिल जाएगा। यह जो तथ्य होगा, इसका आंसर जो बनेगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी 100 किलोमीटर। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारत की 11वीं महारत्न कंपनी बन गई है। ये है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी। संगम चोल के राजा करिकाल ने निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध लड़ा था। ऑप्शन ए वेनी का युद्ध। राजनीतिक संघों और उनके संस्थापकों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी मद्रास महाजन सभा, जो शिशिर कुमार घोष द्वारा बताई जा रही है, यह गलत है, क्योंकि मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना करवाई गई थी वो थे स्थापना में शामिल होने वाले यम वीर राघवचारी प्लस वी सुब्रमण्यम अय्यर और तीसरे जो रहे हैं वह पी आनंद चारलू। तो 3 लोग रहे हैं, शिशिर कुमार घोष नहीं, बाकी सब सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। ऑप्शन सी जौनपुर। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 101, ऑप्शन बी। जैनुल आबदीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। पहला है, कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन ने गौहत्या को समाप्त कर दिया था। पहला सही है। उन्होंने महान सुल्तान बड़शाह का उन्हें जो है महान सुल्तान बड़शाह कहा जाता था। दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। गुप्त वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने शक क्षत्रप राजा रुद्र सिंह को हराकर सिंहासन से हटाया था। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत श्रमजीवी समाचार पत्र की स्थापना वर्ष 1870 ईस्वी में शशिपाड़ा बनर्जी ने वर्किंग मेंस क्लब अथवा कामकाजी पुरुषों के क्लब और भारत की श्रमजीवी अखबार की शुरुआत की थी। जबकि सोराबजी सापुरजी बंगाली ने मजदूरों की काम करने की स्थिति के संबंध में एक विधेयक पारित करने की जो कोशिश की थी वह वर्ष 1878 ईस्वी में। और वहीं पर बॉम्बे मिल की स्थापना नारायण मेघाजी, कौन थे, नारायण मेघाजी, तो इसकी स्थापना इन्होंने करवाई जो थी वह 1880 में। और वहीं पर ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे की पहली जो हड़ताल हुई थी वह 1899 ईस्वी में। तो इस तरह आप देखेंगे 70, 78, 80 और 99 ऑप्शन यहाँ पर ये सही जवाब होगा। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भारतीय स्वतंत्रता को फर्जी घोषित किया, बिल्कुल सही। अपने दूसरे कार्यकाल में भाकपा ने राष्ट्रीय सरकार को नागरिकों का एक बड़ा शत्रु घोषित किया, यह भी सही है। तो दोनों के दोनों जो कथन हैं बिल्कुल सत्य हैं।
हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कितनी दूरी तक जब्ती, तलाशी और गिरफ्तारी के लिए बढ़ाया है? ये सभी तथ्य आपको घटनासार घटना चक्र पॉइंटर में मिल जाएंगे। आपका सही जवाब होगा 50 किलोमीटर, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है 101। हाल ही में खबरों में रही हाइपरसोनिक तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है कि हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 गुना तेज गति से यात्रा कर सकती हैं। बिल्कुल सही। हाइपरसोनिक मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइलों से तेज होती हैं। यह भी कथन सही है। तीसरा बताया जा रहा है कि हाल ही में भारत ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो भारत ने नहीं, ये चाइना ने किया था हाल में। ठीक है, तो तीसरा गलत हो जाता, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है आपको बताना है। गुप्त प्रशासन, पहला है कि प्रांतों को विषय के नाम से जाना जाता था। तो गुप्त प्रशासन में प्रांतों को विषय के नाम से नहीं जाना जाता था। इनको जो जाना जाता था प्रांतों को, वह भुक्ति के नाम से, प्रांतों को भुक्ति के नाम से जाना जाता था। और जो प्रांतीय गवर्नर होते थे उनको उपरिकस के रूप में जाना जाता था और वे ज़्यादातर राजकुमारों में से ही चुने जाते थे। तो ऑप्शन यहाँ पर पहला गलत हो जाता है। दूसरा है कि नगर श्रेष्ठी नगर प्रशासन की देखरेख करने वाले अधिकारी होते थे। तो बिल्कुल सही है, दूसरा कथन सत्य हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही नहीं है आपको यहाँ पर बताना है। पहला है कि फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख वास्तुकार थे। तो प्रमुख वास्तुकार तो थे, लेकिन फिरोज शाह मेहता नहीं थे, न ही नौरोजी थे। वो जो थे वो थे एस.एन. बनर्जी। ठीक है, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस। ये दो लोग थे राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रमुख वास्तुकार। तो पहला हो गया गलत। सर सैयद अहमद खान ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामना करने के लिए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन का गठन किया था। बिल्कुल सही है, दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। इसलिए कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटनाओं का युग्म और उनका संबंध वर्ष जो है वो सही नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। तो वर्ष 1907 और 11, वर्ष 1907 और 11 के बीच सरकार विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए 5 नए कानून जो है वो लागू किए गए थे। इनमें से जो रहा है नियमों और विधानों में राजद्रोही बैठक अधिनियम 1907 रहा है, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908 का रहा है और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 का रहा है, न कि 1903 का। इसलिए दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही जवाब होगा, क्योंकि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 का है। हाल ही में आयुध निर्माणी बोर्ड के पुनर्गठन के माध्यम से कितने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बनाए गए हैं? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, 7। तो 7 नई कंपनियां बनाई गई हैं। पहली है मुनिसंस इंडिया लिमिटेड, दूसरी आर्म्स व्हीकल्स निगम लिमिटेड है और तीसरी है एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, चौथी है ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड और पांचवी है यंत्र इंडिया लिमिटेड और छठी है इंडिया ऑप्टिल लिमिटेड और सातवीं है ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। पहला दिया है कि बेसरा सूफीवाद की एक शाखा है जिसमें सूफी इस्लामी कानून से बंधे होते हैं। दूसरा है कि बासरा सूफीवाद की एक शाखा है जिसमें सूफी इस्लामी कानून से बंधे नहीं हैं। तो जो सूफीवाद है, सूफीवाद एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसने मध्यकालीन भारत में धर्मों को आकार दिया। यह इस्लाम का एक रहस्यमय रूप है जो ईश्वर की आध्यात्मिक खोज पर केंद्रित है। सूफी आदेश मोटे तौर पर दो में जो है वो विभाजित है। पहला है बासरा। तो बासरा यानी जो इस्लामी कानून का पालन करते हैं, और ठीक है, तो बासरा में क्या है, जो इस्लामी कानून का पालन करते हैं। जबकि जो बेसरा है ना, बेसरा, बासरा और बेसरा, तो बेसरा में क्या होता है कि वे जो इसके द्वारा बाध्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसरा और बासरा के बारे में बताया गया है, बेसरा और बासरा। तो बेसरा में क्या है, बाध्य नहीं होते हैं, यहाँ पर लिखा है बंधे होते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। बासरा में क्या है, ये पालन करते हैं, ठीक है, अर्थात बंधे हुए होते हैं, यहाँ लिखा है बंधे नहीं हैं, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है, ना तो एक सही है और ना तो दो। हर्षवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्षवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि वह एक पुष्यभूति था जो गुप्तों के सामंत थे। उसने कश्मीर सहित पूरे उत्तर भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो कथन हैं बिल्कुल सत्य हैं हर्षवर्धन के संदर्भ में। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। स्वतंत्रता के दौरान जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, आपको यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है कि जम्मू कश्मीर में शासक हिंदू और बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी। शासक हिंदू रहे हैं और बहुसंख्यक जो आबादी रही वह मुस्लिम थी। आप यहाँ पर बिल्कुल सही कथन है पहला। दूसरा है कि राजकुमार ने स्वेच्छा से भारत में प्रवेश किया, तो यह गलत हो जाता है क्योंकि जो राजकुमार रहे वो को लोकप्रिय नेता, राजकुमार को लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला द्वारा समर्थित भारतीय संघ के साथ एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था अक्टूबर 1947 ईस्वी में। इसलिए स्वेच्छा से नहीं, इनको मजबूर किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर गलत हो जाता है। तो केवल और केवल एक सही होगा। फरवरी 1924 में असहयोग आंदोलन के बाद निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसे राष्ट्रीय मांगों के रूप में जाना गया? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू। पहला कथन है कि प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट पहली बार वर्ष 2019 में जारी की गई थी। तो पहला कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है कि वर्ष 2021 में जो कि रिपोर्ट जो जारी की गई है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अन्य प्रमुख शोध संस्थानों के साथ मिलकर जारी किया गया है। तो यह कथन हो जाता है आपका गलत, क्योंकि प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट को जो जारी किया जाता है वह UNEP के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, दैट इज संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट को। तो इसलिए यहाँ पर केवल और केवल एक सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। अक्टूबर 2021 में सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए अगले 5 वर्षों में $100 बिलियन का निर्यात जो है लक्ष्य निर्धारित किया है? $100 बिलियन का किस क्षेत्र के लिए है? 5 वर्षों में $100 बिलियन का निर्यात लक्ष्य निर्धारित जो किया गया है, यह वस्त्र उद्योग से। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने हर्षवर्धन का विवरण लिखा था? ऑप्शन सी ह्वेनसांग। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो कि 7वीं शताब्दी में भारत आया था। किसके समय याद रखिएगा हर्षवर्धन अक्सर पूछ लिया जाता है।
अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी समूह दे रखे हैं और उनके संस्थापक, यहाँ पर मिलान करके बताना है कौन सा आंसर सही होगा। पहला दिया है अनुशीलन समिति, तो इसकी स्थापना जो है की गई थी वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा। दूसरा है रामोसी किसान बल, तो यह वासुदेव बलवंत फड़के, इंडियन होम श्यामजी कृष्ण वर्मा, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा, और भारतीय आज़ादी के लिए वर्निल कमेटी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। तो 1 2 3 4 ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जिम्मरमैन प्लान का सही वर्णन करता है? ऑप्शन डी अखिल भारतीय विद्रोह। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, इसकी लोकेशन है केरल। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। निम्नलिखित सूफी संतों में से किसे चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन सी नसीरुद्दीन महमूद को। निम्नलिखित में से कौन से पल्लव शासक को समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण भारतीय अभियान के दौरान पराजित किया था? विष्णुगोपा को। ऑप्शन ए। ब्रिटिशों के विस्तारवादी अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। द्वितीय अफगान युद्ध, जो कि 1878 से 80 के बीच। बर्मा का समामेलन, बर्मा सम्मेलन जो रहा है कब का है? वर्ष 1885। तिब्बत पर आक्रमण, तो करजन के तहत तिब्बत पर जो आक्रमण किया गया वर्ष 1903। जबकि मिस्र के लिए सैनिकों की रवानगी, अर्थात मिस्र में जब कर्नल अरबी द्वारा राष्ट्रवादी विद्रोह को दबाने के लिए साल 1882 ईस्वी में इंग्लैंड द्वारा सैनिकों की जो है वो रवानगी की गई थी 1882। तो इसमें जो पहले आता है वो नंबर 1 आएगा 1878। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है 1880-82, यानी आपका हो जाएगा चौथा। इसके बाद 82 के बाद 85, यानी आपका दूसरा हो जाएगा। इसके बाद 1903 तिब्बत पर आक्रमण, यानी चौथे नंबर पर, यानी तीसरा हो जाएगा। तो इस तरह 1423 ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। नागरिकता और भारत के चुनाव आयोग के से संबंधित संविधान के प्रावधान लागू कब हुए थे? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 ही चुनाव आयोग को 26 नवंबर 1949 को जो है आर्टिकल 324 जो है लागू हुआ था। कंफ्यूज नहीं होना, वरना 26 जनवरी 1950 को लागू करके चले आओ, क्योंकि संविधान इसी दिन लागू हुआ था। उसके पहले भी जो है चुनाव आयोग के लिए आर्टिकल 324 के लिए जो है ये लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही। अगला है, निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि स्थापना जो हुई थी वह 1945 में। पहली बार कब मनाया गया संयुक्त राष्ट्र दिवस? 24 अक्टूबर 1948। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन इनिशिएटिव के तहत हाल ही में एक नए गंतव्य के रूप में नहीं शामिल किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, कोलवा। तो याद रखिएगा, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट तथ्य है कि पर्यटन मंत्रालय ने प्रतिष्ठित पर्यटक गंतव्य पहल के तहत जो शामिल किए हैं 17 प्रतिष्ठित स्थलों की वर्तमान सूची में 3 नए जोड़े गए हैं,
ठीक है। तो एक तो है कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा का, इसके बाद केवड़िया गुजरात वाला, इसके बाद गोलकोंडा किला जो कि आपका तेलंगाना में पड़ता है। तो तीनों को शामिल, लेकिन कोलवा इसमें शामिल नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक ने वनवासी के कदंबों और मैसूर के गंगों से युद्ध लड़ा? ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहली घटना दी है कामागाटो मारू की, जो कि संबंधित है, कामागाटा जो हादसा जो संबंधित है यह वर्ष 1914। पुणे में प्लेग कमिश्नर की जो हत्या की गई वर्ष 1897। वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका जाना दिसंबर 1912। और 12 डकैती, जिसको कभी कभी देखते हो बर्रा भी लिखा होता, ठीक है। तो 12 डकैती यह जो है, जो कि अनुशीलन समिति द्वारा किया गया था ढाका। तो ये हो जाएगा आपका 1908। तो अब आप यहाँ पर ईयर वाइज मिला लो। तो 1897 इसमें पहले है, 1897 यानी दूसरा हो जाएगा। 97 के बाद आता है 1908 यानी आपका हो जाएगा चौथा। फिर 12 यानी तीसरा, फिर है 14 यानी कि पहला। तो 2431 ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। हकीक ए हिंद ग्रंथ का लेखक कौन था? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। तो 13वीं-14वीं शताब्दी के दौरान जो है हिंदी गीतों का उपयोग इतना लोकप्रिय हो गया कि एक प्रख्यात सूफी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने हकीक हिंदी ग्रंथ लिखा था, जिसमें उन्होंने सूफी रहस्यवादी शब्दों सकृष्ण मुरली गोपी राधा यमुना आदि जैसे शब्दों को समझाने की कोशिश की थी। तो हकीक हिंद ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? 13वीं-14वीं शताब्दी में यह लिखा गया था अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के द्वारा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है और सही कूट का यहाँ पर जवाब देना है। पहला है कि भारत से चाय के निर्यात में वर्ष 2021 में गिरावट दर्ज की गई है। तो वर्ष 2020 की अवधि से यदि तुलना करोगे 2021 की, तो चाय के निर्यात में जो गिरावट दर्ज हुई है दोस्त, जानते हैं कोविड रहा है, तो तुलना यदि आप करोगे तो गिरावट जो दर्ज की गई है निर्यात में वो है 14.4% की। कारण बताया जा रहा है कि केन्या और श्रीलंका की चाय की बहुत कम कीमतों के कारण पिछले 2-3 वर्षों में भारतीय निर्यात को नुकसान हुआ। इसी कारण जो है वो गिरावट दर्ज की बताई जा रही है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है कारण। चलिए अगला 126 है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला दिया है कि यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अतिरिक्त है। दूसरा है कि योजना के तहत वन हेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी। देश के सभी जिलों में क्रिटिकल केयर सेवाएं जो है वो उपलब्ध रहेंगी। तो तीसरा जो कथन है यह गलत है, क्योंकि देश के सभी जिलों में नहीं बात की जा रही है। देश के जिन जिलों की आबादी 5 लाख से अधिक होगी, 5 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों में इसकी जो है वो सेवाएं जो हैं उपलब्ध होंगी, जबकि जो शेष जिले बचते हैं वहां पर रेफरल सेवाओं के माध्यम से कवर किया जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा, यही गलत है। और यह 10 उच्च फोकस राज्यों में ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की सहायता प्रदान करेगा। बाकी सभी सही है। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में पत्थरों को काटकर एकाश्म कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो राष्ट्रकूट शासक रहे हैं
कृष्ण प्रथम, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। इन्होंने एलोरा में पत्थरों को काटकर एकाश्म कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्ण प्रथम से संबंधित उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 128 नंबर, स्वतंत्र भारत में भाषाई प्रांत के निर्माण के लिए किसने आमरण अनशन शुरू किया? तो स्वामी सीताराम प्लस पोट्टी श्री रामुलु, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, उपरोक्त दोनों। होम रूल आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी सही जवाब होगा। हाल ही में किस राज्य ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है? ऑप्शन डी केरल। ड्रोन के लिए यातायात प्रबंधन नीति फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। यह सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए निजी तृतीय पक्ष सेवा प्रदाताओं की परिकल्पना करता है। सभी ड्रोन को नेटवर्क के माध्यम से केंद्रों के साथ अपनी वास्तविक समय स्थिति साझा करनी होगी। दोनों के दोनों यहाँ पर कथन बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। राजराजा प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? दूसरा कथन इसमें सही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, क्योंकि दक्षिणी श्रीलंका पर जो अधिकार किया गया था वह राजराजा प्रथम के द्वारा नहीं, राजेंद्र प्रथम के द्वारा। लखनऊ समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इससे बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण हुआ, मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल दिया गया था। इस समझौते की मांग पार्लियामेंट सुधारों के विस्तारित संस्करणों थे। स्व सरकारी सुधारों में देरी और विलंब होने के कारण समझौता हुआ था। यह कथन गलत है। लखनऊ जो पैक्ट रहा है वर्ष 1916 का रहा है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के लिए अनवर्थी एंड डिसपॉइंटिंग असनलेस डॉन, इन वाक्यांशों को किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए। 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने भारतीय नौसेना हेतु MK-54 टॉर्पीडो एंड एक्सपेंडेबल की खरीद के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? USA। बोरोबुदुर मंदिर किसका उदाहरण है? बोरोबुदुर मंदिर, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, इंडो जावा कला का। मैंने 2 कारणों से भारत की प्रशंसा की है। पहला, क्योंकि भारत मेरी जन्मभूमि और हमारा देश है। देश के प्रति एक महत्वपूर्ण दायित्व है। हिंदुस्तान स्वर्ग की समान है। इसकी जलवायु खुरासान की जलवायु से बेहतर है और यह साल भर हरा भरा और फूलों से हरा भरा रहता है। यहाँ के ब्राह्मण अरस्तु की तरह ही विद्वान है और विभिन्न क्षेत्रों में कई विद्वान हैं। उपरोक्त 2 पंक्ति है वह किसने कहा था? ऑप्शन डी अमीर खुसरो ने। निम्नलिखित में से किस भाषा में तुजुग-ए बाबरी लिखी गई है? ऑप्शन बी तुर्की। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए हुजिमल्लीगुडी मंदिर। आइजोल में शहरी गतिशीलता में सुधार के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक के बीच हाल ही में कितनी राशि के ऋण पर समझौते हस्ताक्षर किए गए हैं? $4.5 मिलियन। ऑप्शन सी। समाचारों में रहा ग्रीन डे अहेड मार्केट दैट इज जी डैम किससे संबंधित है? आपका सही जवाब होगा उपरोक्त में से
कोई नहीं, क्योंकि यह नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। तो हाल ही में केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अंतर्गत एक नए बाजार खंड दैट इज ग्रीन डे अहेड मार्केट की शुरुआत की है। भारत दुनिया का एकमात्र बड़ा विद्युत बाजार है जिसने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ग्रीन डे अहेड मार्केट की शुरुआत की है। ग्रीन डे अहेड जो मार्केट है ये नवीकरणीय ऊर्जा के व्यापार हेतु एक बाजार होगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने चट्टानों से मंदिरों की खुदाई की कला की शुरुआत की? ऑप्शन डी पल्लव। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहली जो भूख हड़ताल होगी यह आपकी संबंधित है 1918, जिसको कि आप जानते हैं अहमदाबाद मिल हड़ताल। जबकि जो टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करना गांधी द्वारा जो है अपनी तरह का दूसरा कार्य था और वर्ष 1904 ईस्वी में नेटाल में जो है वो फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध संघ की स्थापना वर्ष 1906 ईस्वी में जो है ये, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो संघ है, हड़ताल है, ये सभी के सभी गांधी जी से संबंधित है। इसके बाद जो पहली सामूहिक हड़ताल रही है तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है ये सत्याग्रह रहा है। गांधी ने सभी भारतीय स्तरों पर बड़े पैमाने पर विरोध का आह्वान किया, लेकिन जल्द ही इस संवैधानिक आपत्ति को क्रूर के साथ जो है दमन कर दिया गया। और उसके बाद गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया और इसमें होम रूल लीग और पैन इस्लामवादियों के युवा सदस्यों को शामिल किया। तो ये जो घटना घटी थी रॉलेट एक्ट के खिलाफ, आप कह सकते हैं कि जैसे कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड रहा, जानते हैं 13 अप्रैल 1919, तो 1919 के आसपास इसको आप कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो 1904 पहले है तो 2 पहले आएगा, फिर 1906 होगा पहले, इसके बाद जाएगा तुम्हारा 1918 यानी तीसरा हो जाएगा, फिर आएगा चौथा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। हंटर समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हंटर समिति, देखिए जो हंटर समिति है ये जलियांवाला बाग में नरसंहार के बाद भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू मामले की जांच के लिए एक जांच समिति का आदेश दिया और भारत सरकार ने बिगार जांच की समिति की जो है गठन की घोषणा की, जिसे के अध्यक्ष जो रहे हैं लॉर्ड विलियम हंटर, और उसी के रूप में ये हंटर समिति या आयोग के रूप में अधिक व्यापक रूप से और विभिन्न रूप से जाना जाने लगा। जो हंटर समिति बनाई गई थी इसमें 3 सदस्य थे, ठीक है। तो ये दूसरा कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 3 सदस्यों में कौन कौन से रहे हैं? तो एक रहे हैं सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, और दूसरे जो रहे हैं वह पंडित जगत नारायण, और तीसरे जो रहे हैं सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ठीक है। ये नाम है इतने बड़े बड़े, इनको याद रखिएगा। 3 भारतीय सदस्य इसमें शामिल थे। तो दूसरा कथन सत्य है और पहला जो कथन है वो भी सत्य है, क्योंकि हंटर समिति जो कार्यवाही है, अपनी कार्यवाही करने से पहले सरकार ने अपने अधिकारियों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक पास किया गया था, जिस विधेयक का नाम रहा है क्षतिपूर्ति अधिनियम। तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सत्य होंगे। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। संभव जागरूकता कार्यक्रम किसकी पहल है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, MSME। संभव जागरूकता पहल का जो उद्देश्य है वो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से उद्यमिता तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को भागीदार के लिए प्रोत्साहन करना। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी?
नालंदा विश्वविद्यालय की नींव कुमार गुप्त के द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। हुमायूं किस वर्ष गद्दी पर बैठा? ऑप्शन बी 1530 ईस्वी में। संगम राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, आंसर दीजिए। पहला है कि राजा की सहायता उन अधिकारियों द्वारा की जाती थी जो 5 परिषदों में विभाजित थे। विदेशी व्यापार पर सीमा शुल्क लगाया गया था। दोनों के दोनों जो कथन है वो संगम राज्य व्यवस्था शासन से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। इन 5 परिषदों में जो विभाजित रहे हैं वो कौन से थे? मंत्री, जिनको अमाइचर कहा जाता था, अमाइचर। दूसरे होते थे पुजारी, जिनको कि अंथनार कहा जाता था। तीसरे होते थे सैन्य कमांडर, जिनको कि सेनापति कहा जाता था। और चौथे होते थे दूत, जिनको थूथर, तो थूथर जो संबंधित रहे वो दूत थे, ठीक है। इसके बाद जो 5वें रहे हैं 5 परिषदों में, 5वें रहे हैं जासूस, जिनको कि कहा जाता था ओरार, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ लिया जा सकता है बना करके कि संगम राज्य व्यवस्था शासन में ओरार कौन थे? तो जासूस थे, है ना, इस तरह। हाल ही में एक अपतटीय गश्ती पोत OPV भारतीय तटरक्षक पोत ICGS सार्थक को कमीशन और राष्ट्र को समर्पित किया गया था। देखिए घटनासार करंट अफेयर्स में ये मिल जाएगा आपको। सार्थक, ICGS सार्थक, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा, गोवा। एमिशन गैप रिपोर्ट 2021 किसने प्रकाशित की है? एमिशन गैप रिपोर्ट को जो प्रकाशित किया गया है वह UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इस रिपोर्ट के अनुसार जो निर्धारित लक्ष्य है वो वर्ष 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2 डिग्री, 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस लक्ष्यों के अनुरूप स्तरों और वर्ष 2030 में अनुमानित उत्सर्जन के बीच की अंतर का आकलन करती है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका तीसरा जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।